Hi everyone, this is the third lecture of riveted connection और आज हम स्पेसिफिकेशन पिछले वीडियो में हम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात कर रहे थे। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में स्पेसिफिकेशन नंबर 4 को देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन नंबर 4 क्या है। तो यहाँ से मेरा शुरू होता है स्पेसिफिकेशन नंबर 4 टैकिंग रिवेट्स के बारे में। ना ये टैकिंग रिवेट्स क्या है? तो when the distance between the center of the two consecutive rivets in such cases exceeds the maximum specified pitch of 12T or 200 mm whichever is less in the compression member। अब ये कंप्रेशन मेंबर में जो मैक्सिमम पिच का कंडीशन था उसका क्या वैल्यू था 12T और 200 mm, और इसी में 16T और 200 mm था ये टेंशन मेंबर में। अगर इस पिच से मैक्सिमम हो जाता है, वैल्यू एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम पिच से भी उस दो रिवेट्स के सेंटर के बीच इस मैक्सिमम पिच से भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है, तब हम उस केस में जो रिवेट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टैकिंग रिवेट। ओके, और ये जो टैकिंग रिवेट रहता है इस पे कोई स्ट्रेस नहीं मानते हैं। दीज आर नॉट सब्जेक्टेड टू कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस। कैलकुलेशन में इस स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एंड आर कॉल्ड टैकिंग रिवेट। तो मीन्स टैकिंग रिवेट वैसा रिवेट है जो कि खुद लोड को कैरी नहीं करता है, और ये कब प्रोवाइड करते हैं? जब मैक्सिमम पिच से भी ज़्यादा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रिवेट बढ़ जाए, तो उस केस में हम इस टैकिंग रिवेट्स का यूज करते हैं। अब टैकिंग रिवेट्स है, इसका मैक्सिमम पिच कितना रख सकते हैं? यूज़ तो करते हैं, लेकिन अब इसका मैक्सिमम पिच हम कितना रख सकते हैं तो वो देखते हैं। ये इसका मैक्सिमम पिच रखते हैं 32T और 300 mm। यहाँ से 32T और 300 mm विच एवर इज लेस। और यदि स्ट्रक्चर एक्सपोज टू द सरफेस है, यदि स्ट्रक्चर कैसा है मेरा, एक्सपोज टू द वेदर है, वेदर के एक्सपोजर में है, तब पिच रखते हैं 16T और 200 mm विच एवर इज लेस। यदि एक्सपोज नहीं है तब रखेंगे 32T और 300 mm। यदि एक्सपोज्ड है तो ये रखेंगे पिच, मैक्सिमम पिच ऑफ द टैकिंग रिवेट इज 16T और 200 mm विच एवर इज लेस। अब इसी केस में कंप्रेशन मेंबर में जो पिच रखेंगे वो कंप्रेशन मेंबर में पिच रखेंगे, मैक्सिमम जो पिच रखेंगे वो है 600 mm। फॉर द कंप्रेशन मेंबर मैक्सिमम पिच ऑफ द टैकिंग रिवेट शुड बी 600 mm। और इसी में टेंशन मेंबर्स में जो मैक्सिमम पिच रख सकते हैं टैकिंग रिवेट्स का वो 1000 mm रख सकते हैं, 1000 mm रख सकते हैं। तो ये था मैक्सिमम पिच कंडीशन फॉर द टैकिंग रिवेट्स। अब यहाँ से बात करते हैं कि पैकिंग क्या होता है। स्पेसिफिकेशन नंबर 6। स्पेसिफिकेशन नंबर 6 में देखते हैं यहाँ से पैकिंग के बारे में। तो व्हाट इज पैकिंग? पैकिंग और फिलर प्लेट। पैकिंग को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं फिलर प्लेट के नाम से जाना जाता है। ओके, आर यूज टू मेक द सरफेस ऑफ द मेन प्लेट टू बी ज्वाइंटेड। दो मेन प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए ये पैकिंग या फिलर प्लेट का यूज किया जाता है ना। अब इसमें देखते हैं कि कौन मेन प्लेट है, कौन सा प्लेट पैकिंग प्लेट है, ये सब देखते हैं। तो इसमें जो ये प्लेट है इसको कहते हैं कवर प्लेट। दिस इज कवर प्लेट। ओके, और ये जो ब्लू वाला है इसको कहते हैं पैकिंग प्लेट। पैकिंग प्लेट। और ये ब्लैक, दिस वन इज द मेन प्लेट। ब्लैक वाला मेन प्लेट है मेरा। और ये जो रिवेट है ये एक एडिशनल रिवेट है। अभी इसको समझाते हैं कि ये क्यों एडिशनल रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, इस फिगर को गौर से देखते हैं कि इसमें कोई अप्लाइड फोर्स P लग रहा है, और इस रिवेट का जो है मुड़ गया है। ये जो रिवेट है ये मुड़ गया, बेंड हो गया।
इस फोर्स अप्लाइड फोर्स के कारण। और इस केस में देखते हैं एक एडिशनल रिवेट लगाने पर, पैकिंग प्लेट और मेन प्लेट के बीच एक एडिशनल रिवेट लगाने पर ये रिवेट जो है वो स्ट्रेट है, ये बेंड नहीं किया है। तो इसी को समझते हैं इस थ्योरीज से कि ये थ्योरीज क्या कहता है। अब यहाँ से बात करते हैं हम इस थ्योरी के बारे में। द लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द जॉइंट इज शोन इन द रिवेट विच हैव बेंड ड्यू टू द फ्लेक्चर। ये जो था फ्लेक्चर के कारण, ये फ्लेक्चर के कारण ये बेंड कर गया। अब ये देखते हैं, दिस बेंडिंग कैन ओवरकम बाय प्रोवाइडिंग द सम एडिशनल रिवेट एज शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जॉइंट। और ये जो बेंडिंग था इसको ओवरकम किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है कि एडिशनल रिवेट्स को लगा करके। ओके, by doing so some of the load from the main plate is picked by the rivets on the main plate and transferred to the length extended packing plate। और ऐसा करने से क्या होता है, मेन प्लेट में जो स्ट्रेस आ रहा है, जो लोड आ रहा है, उसको जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन है इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है and transferred to the ended packing plate. This load is distributed approximately evenly throughout this extended packing plate portion। और ये जितना भी लोड होगा ये एक्सटेंडिंग जो पैकिंग प्लेट का पोर्शन है इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड। ओके, द बेंडिंग एक्शन ऑन द रिवेट्स ओवर मेन जॉइंट्स देयरफॉर इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। और जब ये लोड ले लेता है कवर प्लेट तो इसमें जो बेंडिंग एक्शन आता है इस फोर्स के कारण वो घट जाता है। द बेंडिंग एक्शन ऑन द रिवेट over the main joints therefore is reduced considerably। ओके, अब देखते हैं कि एक स्पेसिफिकेशंस दिया है IS कोड, उसके बारे में यहाँ से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशंस, रिवेट्स और बोल्ट्स कैरिंग द कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस थ्रू ए पैकिंग more than 6 mm thick should be increased by 2.5% for each 2 mm thickness of the packing plate। अब ये क्या चीज बोला, यदि पैकिंग प्लेट का थिकनेस 6 mm से ज़्यादा हो जाता है, when the thickness of the packing plate is greater than 6 mm, जब थिकनेस ऑफ द पैकिंग प्लेट 6 mm से ज़्यादा हो जाए, उस केस में क्या करेंगे, जो स्ट्रेस है उसको 2.5% से इंक्रीज कर देंगे, 2.5% से इंक्रीज करेंगे फॉर each 2 mm, प्रत्येक 2 mm के लिए। अब जैसे ये 6 है, अगर ये 8 रखते हैं थिकनेस तो उसमें 2.5% से बढ़ाएंगे। उसी तरह अगर यहाँ 4 है तो इसके हिसाब से इसको बढ़ाएंगे, 2 mm के लिए 2.5%, फिर 2 mm के लिए 2.5%, मीन्स टोटल 5% बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेस बढ़ा देते हैं यदि पैकिंग प्लेट का थिकनेस 6 mm से ज़्यादा आ गया। पैकिंग प्लेट इसमें कौन सा है, तो पैकिंग प्लेट ये है मेरा, ये ब्लू वाला जो है ये मेरा पैकिंग प्लेट है, ये ब्लू वाला मेरा पैकिंग प्लेट है। तो ये था स्पेसिफिकेशन IS कोड का। अब यहाँ से बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट कि रिवेटेड जॉइंट का क्या स्ट्रेंथ हो सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, तो रिवेटेड जॉइंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग। इसको एक एक करके लिखते हैं सही से। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, रिवेट इन शियर, शियर में रिवेट का क्या स्ट्रेंथ है। नंबर 2 स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग and strength of rivet in tearing, strength of इसमें प्लेट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन
टीयरिंग। तो इस तीनों में से जो मिनिमम आएगा उसको कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट ऑफ, उस अनुसार से उस जॉइंट का स्ट्रेंथ होगा, इस तीनों में से मिनिमम, या तो स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन शियर हो, या स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग हो, या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग हो। ये टीयरिंग है, तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अब यहाँ से बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग क्या होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन टीयरिंग कैसे कैसे निकालते हैं, इसके बारे में एक एक करके यहाँ से हम बात करते हैं। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है वो कुछ इस तरह से है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर ना। ओके, अब इसको डिनोट किया जाता है PS से, इसको डिनोट किया जाता है PS से, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर को PS से डिनोट किया जाता है। और ये जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी बात करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ही क्यों लेते हैं, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा हो जाता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस को यहाँ डिनोट करते हैं τVF से। और ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो होता है ये होता है मेगा पास्कल में। अब यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया को π/4 इंटू डी स्क्वायर क्यों लिखा गया है, ये चीज़ देखते हैं। तो रिवेट, कोई एक रिवेट है, इसका जब शियर होगा, इस रिवेट का जब शियरिंग होगा तो यहाँ से ये दो भाग में बट जाएगा, दो भाग में ये यहाँ से शियर ऑफ हो जाएगा। अगर लोड इस डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो इधर चल जाएगा और ये इधर जाएगा, दोनों डायरेक्शन में शियर ऑफ हो जाएगा। तो जो शियर ऑफ एरिया है वो क्या हो जाएगा, π/4 इंटू इसका डाया का स्क्वायर, तो ये π/4 इंटू τVF। तो ये होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। और जो स्लिप होता है, शियर जो होता है अक्रॉस स्लिप ऑफ द प्लेट होता है, जो स्लिपिंग होता है उस प्लेट के अलोंग ये शियर होता है। ओके, बात करते हैं अब यहाँ से हम दूसरे पॉइंट के बारे में कि स्ट्रेंथ ऑफ, अगर डबल शियर में है, ये तो सिंगल शियर का केस था, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शियर की अगर बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं, सिंगल शियर था ये स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शियर में क्या इसका स्ट्रेंथ होगा, PS विल बी इक्वल टू 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू परमिसिबल शियर स्ट्रेस τVF। तो ये मेरा डबल शियर के केस में स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट आता है मेरा इतना। 2 से गुना कर देते हो क्योंकि ये 2 यहाँ से 2 भाग में ऐसे टूटता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं, लेकिन फिर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। एक भाग यहाँ से टूटा, एक भाग यहाँ से टूटा और एक भाग यहाँ से टूटा। तो इसका जो शियर ऑफ हुआ है ये कितने प्लेन पे हुआ है, एक तो ये प्लेन हो गया और दूसरा ये प्लेन हो गया, इस दोनों प्लेन के बीच। तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें शियर प्लेन 2 है। तो रिवेट इन डबल शियर, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शियर को 2 से गुना करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से बात करते हैं एक नोट पॉइंट की, द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शियर इज कंसीडर्ड टू बी ट्वाइस एज इट्स सिंगल शियर। यहाँ से नोट करते हैं नोट पॉइंट एक, द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट in double shear
in double shear is considered to be twice its single shear value. सिंगल shear से दो गुना रखते हैं, ट्वाइस वैल्यू रखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन बियरिंग। ये शियरिंग में देख लिए थे, अब बियरिंग में देखते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, और इसको डिनोट किया जाता है PB से, और ये PB विल बी इक्वल टू, ये होता है प्रोजेक्टेड एरिया एन इनटू परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। इसमें परमिसिबल शियरिंग था और इसमें परमिसिबल बियरिंग हो जाएगा, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, तो रिवेट को अगर हम दो भाग में उसको काटते हैं तो वो रिवेट तो एक्चुअली में सर्कुलर होता है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो इस प्रकार से होगा। ये रिवेट का ये डाया हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डाया हो जाएगा, और ये इसका प्लेट का थिकनेस भी या ग्रिप लेंथ जितना होगा वो हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है बियरिंग एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू द बियरिंग स्ट्रेस। और ये होता है PB विल बी इक्वल टू, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा D इनटू द थिकनेस, जितना भी थिकनेस होगा D is the dia and T is the thickness, and बियरिंग एरिया को डिनोट करते हैं सिग्मा PF से। ये है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, ये है मेरा परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। ओके, अब बात करते हैं यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग। टियरिंग में प्लेट का क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, तो इसको डिनोट किया जाता है PT से, और ये PT जो वैल्यू है विल बी इक्वल टू होता है नेट एरिया अलोंग द सेक्शन, नेट एरिया अलोंग द सेक्शन, सेक्शन के अलोंग जो नेट एरिया होगा, एंड टू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट। यहाँ बोल्ट ने परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट। प्लेट में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, तो नेट एरिया को दर्शाते हैं, नेट एरिया कैसे निकलेगा, विड्थ ऑफ द प्लेट माइनस नंबर ऑफ द होल एंड टू डायमीटर एंड टू द थिकनेस, इससे निकल जाएगा मेरा नेट एरिया। इनटू में था सिग्मा AT मीन्स परमिसिबल, यहाँ सिग्मा AT जो है ये है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन किसमें, प्लेट में, क्योंकि प्लेट का यहाँ टियरिंग देख रहे हैं। और ये विल बी इक्वल टू होता है 0.6 इंटू FY, यील्ड स्ट्रेस का 0.6 टाइम्स। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग हो गया। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना चाहें नॉर्मल एक सेक्शन, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा, और यहाँ से ये मेरा अगर रिवेट है, ये मेरा रिवेट है, ये विड्थ ऑफ द प्लेट है, और इस प्लेट का जो थिकनेस है वो T है। तो यहाँ से इसका एरिया इस सेक्शन के अलोंग
इस सेक्शन के एलोंग, सॉरी, इस सेक्शन के एलोंग, सेक्शन इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, एक्स एक्स सेक्शन के एलोंग जो नेट एरिया होगा वो क्या होगा, बी माइनस इस दोनों का डाया, इस दोनों का डाया घटाएंगे, मतलब 2 रिवेट है तो n का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 रिवेट रहता तो n का वैल्यू 3 हो जाता, तो यहाँ 2 इंटू डाया, इसका जितना भी डाया होगा वो घट जाएगा, इनटू द थिकनेस, इस प्लेट का कितना थिकनेस है, और मल्टीप्लाइड बाय द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट, तो नेट एरिया कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। अब बात करते हैं रिवेट वैल्यू की, कि रिवेट वैल्यू क्या होती है। यहाँ से बात करते हैं रिवेट वैल्यू, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। रिवेट वैल्यू, इसको डिनोट किया जाता है RV से, तो मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन इसमें बियरिंग में, शियरिंग और बियरिंग में जो भी स्ट्रेंथ होगा उसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसको कहेंगे रिवेट वैल्यू ना। अब इफिशियंसी की बात करते हैं, इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, जो जॉइंट है उसका क्या इफिशियंसी रहने वाला है, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रॉम द एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट किया जाता है, नीटा विल बी इक्वल टू, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट इस जॉइंट पे क्या है स्ट्रेंथ, ओके, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मतलब कि ये टोटल का टोटल जो सॉलिड प्लेट है इस प्लेट पे क्या स्ट्रेंथ है, इस दोनों का जो रेशियो होता है और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है हमारा इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट का क्या एफिशिएंसी होगा, ओके। अब यहाँ से बात करते हैं हम नेट सेक्शन के बारे में, कि द सेक्शन अवेलेबल टू रेजिस्ट द स्ट्रेसेस आफ्टर द होल्स ऑफ द रिवेट्स आर मेड। रिवेट के होल को बनाने के बाद जो हमारा नेट सेक्शन बचता है, मतलब कि इस वाले सेक्शन को हम कहते हैं नेट सेक्शन। ये रिवेट वाला हिस्सा को छोड़कर ये वाला हिस्सा और इस दोनों रिवेट के बीच वाला हिस्सा और इसके बाद ये वाला हिस्सा जो बचता है इनटू द थिकनेस, ये इसको कहते हैं हम नेट सेक्शन, और यही सेक्शन रेजिस्ट करता है हमारा स्ट्रेस को। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट है जो कि मे भी पूछ सकता है लेकिन अभी तक ये पूछा नहीं है, वो है कि स्टैगर्ड पैटर्न जो है, पैटर्न कई प्रकार का होता है, चेन पैटर्न होता है, स्टैगर्ड पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न होता है, डायमंड पैटर्न होता है। तो स्टैगर्ड पैटर्न जो है वो नेट एरिया ज़्यादा यील्ड करता है और इसी कारण से ये टेंशन मेंबर में प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं स्टैगर्ड पैटर्न, स्टैगर्ड पैटर्न yields more net area of section, and because of this and because of this region, और इसी कारण से इसी रीजन से
दिस पैटर्न मतलब स्टैगर्ड पैटर्न, दिस पैटर्न इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेंशन मेंबर, और इसी कारण से ये टेंशन मेंबर में सबसे ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहाँ नेट सेक्शन जो एरिया बचता है वो ज़्यादा बचता है, इसीलिए उसको, और जो टेंशन मेंबर में जितना भी कैलकुलेशन लेते हैं वो नेट एरिया से निकालते हैं, इसीलिए, और यहाँ नेट एरिया ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए ये स्टैगर्ड पैटर्न को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है टेंशन मेंबर के लिए। और एक पॉइंट यहाँ से और है कि जो स्टैगर्ड पैटर्न है और डायमंड पैटर्न है ये चेन पैटर्न से बेटर है। तो स्टैगर्ड एंड डायमंड पैटर्न staggered pattern and diamond patterns are better as compared to, अगर कंपैरिजन की बात करें तो एज कंपेयर टू द चेन पैटर्न, चेन पैटर्न से ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा बेटर है। कौन कौन सा पैटर्न है? स्टैगर्ड पैटर्न और डायमंड पैटर्न ज़्यादा सुटेबल है, स्टैगर्ड पैटर्न एंड द डायमंड पैटर्न ये ज़्यादा सुटेबल है चेन पैटर्न से। अब यहाँ से बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, फ्लो ऑफ फोर्स, किस प्रकार से फोर्स फ्लो करता है मेन मेंबर से कवर प्लेट में और रिवेट में, और रिवेट से कवर प्लेट में किस प्रकार से फोर्स ट्रेवल करता है, उस बारे में हम यहाँ से देखते हैं। तो ये हमारा एक मेन मेंबर ये है और एक हमारा मेन मेंबर ये है, ओके। और इसमें हम यहाँ पे सिंगल कवर यहाँ से यूज करते हैं। थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं। यहाँ से मेरा सिंगल कवर है और यहाँ से हम यूज करना शुरू करते हैं रिवेट को इंसर्ट करना यहाँ से शुरू करते हैं। वन, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ट्रिपल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिवेट की संख्या 3 है और कवर की संख्या 1 है। अब इसमें देखते हैं कि फोर्स का फ्लो जो है वो कैसे फोर्स फ्लो करता है। मान लेते हैं कि ये फोर्स P से ये खींच रहा है इधर मेन प्लेट, और ये है ब्लू वाला कवर प्लेट। तो इस मेंबर में अभी इस रिवेट के पहले तक क्या फोर्स रहेगा? तो उस फोर्स का वैल्यू हमारा P ही रहेगा अभी तक। अब इस रिवेट में पहुंच गए, अब ये फोर्स जो है P, ये रिवेट अपने स्ट्रेंथ के अनुसार कैरी करेगा, और कैरी करके ये रिवेट इस प्लेट को, इस कवर प्लेट को भेजेगा। मतलब कि ये जो P फोर्स आया मेन प्लेट से, वो अपने स्ट्रेंथ के अनुसार ये रिवेट लिया और इस रिवेट से फोर्स ट्रांसफर हो गया कवर प्लेट में, और इस जितना ये रिवेट लिया था उससे जो बचा हुआ फोर्स है वो फोर्स आएगा फिर इसके अंदर वाले मेन प्लेट में ही, लेकिन इसके बाद, इस रिवेट के बाद, ओके। अब ये जो फोर्स है ये फोर्स फिर से अगला वाला रिवेट लेगा, ओके। फिर ये अगला वाला रिवेट जो है ये कवर प्लेट को फोर्स ट्रांसफर करेगा। फिर ये जो इससे जितना बच गया होगा इस रिवेट से, सेकेंड नंबर रिवेट से, वो फिर ये मेन प्लेट लेगा, और ये मेन प्लेट लेकर के फिर ये रिवेट को भेजेगा, और ये फिर ये रिवेट, थर्ड नंबर रिवेट, ये इस कवर प्लेट को दे देगा फोर्स, ओके। और फिर ये जो रिवेट से जो बचा हुआ फोर्स है वो फोर्स ये है। उसी प्रकार से सेम
फोर्स का फ्लो इधर भी होगा, ये मेन प्लेट से लिया, ये रिवेट लिया और कवर प्लेट को दे दिया, और इससे जो रिवेट से बचा फोर्स वो इस प्रकार से आया। फिर ये फोर्स मेन प्लेट रिवेट को दिया, फिर ये कवर प्लेट को दिया, फिर ये जो बचा हुआ फोर्स है फिर ये रिवेट को देगा, और ये फिर से रिवेट जो है इस कवर प्लेट को देगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ से हम दो सेक्शन लेते हैं और उस पर बात करते हैं कि कौन सा क्रिटिकल सेक्शन है और क्यों है। तो एक सेक्शन मैंने ये लिया और एक सेक्शन मैंने ये लिया, और इसका नाम रखते हैं 1-1, ये सेक्शन 1-1 है और ये 2-2 है। अब इसमें बात करते हैं मेन प्लेट के लिए कौन सा सेक्शन क्रिटिकल होगा। तो सेक्शन 1 जो है वो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल होगा। क्यों क्रिटिकल होगा? तो ये जो पी फोर्स है इसका सबसे ज़्यादा वाला भाग ये रिवेट ही हैंडल करेगा, और एजम्पशन में भी हमने देखा था कि इक्वली सभी रिवेट लोड लेता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो बाहरी रिवेट है, जो आउटर एज वाला रिवेट है वो ज़्यादा फोर्स हैंडल करेगा। तो मेन प्लेट में यहाँ से लिखते हैं क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट इज 1-1 हो जाएगा सेक्शन क्रिटिकल मेन प्लेट के लिए। और क्रिटिकल सेक्शन फॉर कवर प्लेट के लिए कौन सा हो जाएगा? कवर प्लेट इज 2-2 सेक्शन, 2-2 हो जाएगा कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन। क्यों होगा क्रिटिकल? तो ये जो स्ट्रेस है ये कंसंट्रेट होके इस प्लेट में आया, फिर ये कंसंट्रेट होके इस प्लेट में आया, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स इस सेक्शन पे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये जो हो जाएगा कवर प्लेट के लिए ये सेक्शन ये क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा। तो सेक्शन 1 इज क्रिटिकल फॉर द मेन प्लेट एंड सेक्शन 2 इज क्रिटिकल फॉर द कवर प्लेट। अब जल्दी से 1-2 पॉइंट है इसको कवर अप करते हैं यहाँ से नोट पॉइंट डाल के। एक यहाँ से नोट पॉइंट ये है कि width of the plate required is less if the diamond riveted pattern is provided. Width of the plate required is less if the diamond pattern is provided. फॉर एग्जाम्पल यदि चेन रिवेटेड करते हैं और वो चेन रिवेटेड में 10 mm का प्लेट चाहिए, तो हो सकता है कि अगर हम डायमंड रिवेटिंग करें तो वो 7 mm पर ही हो जाए विड्थ का, या 8 mm विड्थ का लगे, लेकिन ये 10 mm से हमेशा ये क्या होगा, कम होगा डायमंड रिवेटिंग केस में चेन रिवेटिंग से। तो ये एक नोट पॉइंट था। अब देखते हैं कि एक बार काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, diameter of the rivet according to Unwin's formula, dia of rivet ये है according to Unwin's formula। Unwin's ने ये फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूला के अनुसार जो डाया ऑफ द रिवेट होता है, नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट फाई, वो विल बी इक्वल टू होता है 6.01 रूट अंडर टी। इसको कहीं 6.05 भी लिया जाता है, और यहाँ जो टी है वो है मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट, मतलब जो दोनों प्लेट अगर ज्वाइन करते हैं उस दोनों प्लेट में मिनिमम जो थिकनेस होगा उसका थिकनेस कंसीडर करेंगे, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा ये डाया का फॉर्मूला आ जाता है।
अब एक छोटा सा फॉर्मूला और है, नंबर ऑफ रिवेट क्या होगा, नंबर ऑफ रिवेट, किसी सेक्शन में कितना नंबर ऑफ रिवेट लगाएंगे, तो ये होता है टोटल लोड बाय द रिवेट वैल्यू। उस सेक्शन पे टोटल कितना लोड आ रहा है और रिवेट वैल्यू क्या है, इसके अनुसार से हम नंबर ऑफ द रिवेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिवेटेड कनेक्शन का चैप्टर, रिवेटेड कनेक्शन का पार्ट 3, जिसमें हमने रिवेट को पूरा का पूरा रिवेटेड कनेक्शन पार्ट 1 से पार्ट 3 तक हमने पूरा कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हमारा रिवेटेड कनेक्शन पूरा का पूरा हो चुका है। हमने कोशिश किया है कि सभी पॉइंट को एक एक करके एकदम अच्छे से डिस्कस करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में और फिगर के साथ। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर योर प्रीशियस टाइम।